हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आनंद में हैं। बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे विद्युत रसायन कहते हैं। अब नाम से ही जैसे पता चल रहा है, विद्युत रसायन, विद्युत और रसायन के बीच में तालमेल है। तो रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। राइट? ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग बेसिकली सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। सेल क्या होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, अपघटनी सेल क्या होते हैं, ईंधन सेल वगैरह सारी चीजें अपन पढ़ते हैं। ठीक, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत रसायन किसे कहते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा रसायन विज्ञान की वह शाखा, बोलो बच्चों, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। बोलो, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं स्टूडेंट्स, विद्युत रसायन। अब विद्युत रसायन को मुख्य रूप से हम दो भाग इसके पढ़ेंगे, दो कैटेगरी हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी है? एक है बच्चों विद्युत रासायनिक सेल। एक क्या है बच्चों? विद्युत रासायनिक सेल। और दूसरी कैटेगरी है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वो है विद्युत अपघटनीय सेल। विद्युत अपघटनीय सेल। ठीक, अब देखो विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं। विद्युत रासायनिक सेल ऐसे सेल जिसमें, ऐसे सेल, ऐसी युक्तियां, ऐसे उपकरण जिसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, परिवर्तन होता है। अगर हम लोग केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? विद्युत रासायनिक सेल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है। और एक होता है विद्युत अपघटनी सेल, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो होते हैं ऐसे उपकरण जिनमें विद्युत ऊर्जा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देंगे और बनाएंगे क्या? केमिकल एनर्जी। विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, ये दोनों ही सेल आप लोगों को समझने हैं, सीखने हैं। अब बात करते हैं हम लोग, मैं यहां पर लिख देता हूं विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल। अब विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं?
ये रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रासायनिक ऊर्जा से क्या बनता है? विद्युत ऊर्जा। ये अभी अपन ने लिखा है। इसमें क्या बनता है? विद्युत ऊर्जा से बच्चों, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनता है। राइट, आगे बात करते हैं। ये तो इनकी डेफिनेशंस हो गई। आगे बात करते हैं। तो देखो, विद्युत रासायनिक सेल मुख्य रूप से स्वतः प्रक्रम होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतः का इन द सेंस कि ये अपने आप होते हैं। इनको कराने के लिए आपको किसी विशेष ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है। ये प्रोसेस अपने आप होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई विद्युत रासायनिक सेल में इनमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। और अगर स्वतः होती है तो हम लोग थर्मो में पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। और ये प्रोसेस कैसे होते हैं बच्चों? ये अस्वतः होते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा विद्युत अपघटनी सेल में अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया। अब क्या सर रेडॉक्स अभिक्रिया? अभी सारी चर्चाएं करेंगे, अभी तो डेफिनेशंस लिख रहे हैं ना। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन हो, बचपन में आपने पढ़ रखा है ना। चलिए, तो ये जितने भी सेल है इसमें एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा। कैथोड पर एक अभिक्रिया होगी, एनोड पर एक अभिक्रिया होगी, और एक सेल अभिक्रिया। दोनों को मिलाकर हम सेल अभिक्रिया लिखेंगे। ठीक है, तो एक पर ऑक्सीकरण होगा, एक पर अपचयन होगा। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रियाएं बोलते हैं। ठीक, तो विद्युत रासायनिक सेल की बात करूं तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। और स्वतः होती है तो डेल्टा जी का मान 0 से कम होता है, मतलब नेगेटिव होता है। अस्वतः होती है तो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन पॉजिटिव होता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव, 0 से बड़े हो। और जब 0 में होता है, जब डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, तो कोई भी प्रक्रम साम्य अवस्था में होता है ना। चलिए, तो ये बात हमने कर दी। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर कैथोड और एनोड, एनोड इसमें माइनस होता है और कैथोड प्लस होता है। आपने आज तक ये पढ़ा होगा कि एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। गैल्वेनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल को हम लोग गैल्वेनी सेल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गैल्वेनी सेल। ठीक है, अब गैल्वेनी सेल के अंदर एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है, आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार हम यहां पर बात करें बच्चों, तो इसके अंदर कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। ठीक बात है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आपको इस गैल्वेनी सेल का एक एग्जाम्पल याद रखना है हमेशा के लिए। और ये गैल्वेनी सेल, विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनी सेल भी बोलते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल अपने को याद में रखना है, और वो होता है बच्चों डैनियल सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला टॉपिक अपना डैनियल सेल ही है ना। तो डैनियल सेल को हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, मैं आप लोगों को ब्रीफ में एक बार वापस बता देता हूं। विद्युत रासायनिक सेल जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। विद्युत अपघटनी सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसके अंदर स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप होते हैं। अब मैं एग्जाम्पल लेके आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर बताऊं तो देखो, अपना फोन जब हम चलाते हैं और एक प्रोसेस होता है जब हम चार्ज करते हैं, जब हम चलाते हैं या फिर जब ये फोन यूज हो रहा होता है, तो फिर क्या होता है, इसके अंदर एनर्जी, फोन के अंदर बैटरी लगी रहती है। और उस बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है बच्चों? बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, विद्युत ऊर्जा। अपने फोन के जो सारे एलिमेंट्स है,
डायोड है, कैथोड है, सॉरी इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स है, ठीक है, वो सारे के सारे किस पर वर्क करते हैं? वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करते हैं। और वो इलेक्ट्रिसिटी फोन को कहाँ से मिलती है? बैटरी से मिलती है। बैटरी में कौन सी एनर्जी रहती है? बैटरी में केमिकल एनर्जी रहती है। तो जब हम यूज करते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है और उस विद्युत ऊर्जा द्वारा फोन यूज होता है, फोन चलता है, राइट? तो वो अपने आप, ये स्वतः प्रक्रम है। ये कैसा प्रक्रम है? स्वतः प्रक्रम, ठीक है। हमने कोई एक्सटर्नल एनर्जी लेकर एक्सटर्नल एनर्जी द्वारा उस विद्युत ऊर्जा का खर्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्वतः ही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में खर्च हो रही है। लेकिन जब आप फोन को चार्ज करते हो, जब आप फोन को चार्ज करते हो, तो चार्ज करते हो तब क्या होता है बच्चों? जब आप फोन को चार्ज करते हो तो फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। तो विद्युत ऊर्जा से फिर बैटरी के अंदर क्या बनते हैं? रसायन बनते हैं, रासायनिक ऊर्जा बनती है, और फिर वो रासायनिक ऊर्जा पुनः विद्युत ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं। तो यूं समझ लो, फोन जब यूज करते हैं तो वो एक प्रकार का प्रोसेस कैसा है? गैल्वनी सेल का प्रोसेस, जब फोन यूज होता है। और जब फोन चार्ज होता है, जब फोन चार्ज करते हो तो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनती है। तो वो प्रोसेस कैसा है? विद्युत अपघटनी सेल का है। ऐसे ही समझने के लिए मैंने बताया है। गैल्वनी सेल का जो एग्जांपल है वो क्या है? डैनियल सेल है। इसको अभी हम लोग पढ़ने वाले। तो जब आपने विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया तब तो गैल्वनी सेल, और जब आपने विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया तब विद्युत अपघटनी सेल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, सिंपली आपको समझ में आ जाएगी, राइट? इसके अंदर गिब्स ऊर्जा नेगेटिव होती है, कैथोड पॉजिटिव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव होता है। इसके अंदर कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। क्यों होता है सर कैथोड पॉजिटिव एनोड नेगेटिव? एनोड तो हमने सुना पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है, इसमें एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव क्यों होता है? ये सारी चर्चाएं आगे अपन करने वाले हैं। इस कारण कैथोड और एनोड की परिभाषाएं भी चेंज हो गई। कैथोड पहले जो इलेक्ट्रोड धनात्मक होता था उसे एनोड, और ऋणात्मक होता था उसे कैथोड कहते। लेकिन कुछ जगह पर ये रिवर्स होता है, एनोड माइनस होता है और कैथोड प्लस होता है। इसीलिए एनोड और कैथोड की डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, ऐसे इलेक्ट्रोड जिन पर ऑक्सीकरण होता है, ऐसे इलेक्ट्रोड जिन पर ऑक्सीडेशन होता है उन्हें एनोड कहते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रोड जिन पर रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, उन्हें कैथोड कहेंगे, है ना? तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें कवर कराते हुए चलेंगे। आप बढ़िया से बढ़िया नोट्स बनाइए, अपने बेहतरीन तरीके से इस चैनल पर जुड़े रहिए। आपको हिंदी मीडियम के अंदर बेस्ट एजुकेशन यूट्यूब पर अवेलेबल होगी। आपको कहीं पर भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। नीट और जेई का पूरा कंटेंट मैं आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, पुराने सालों में पूछे गए क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड किताबों के क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, बहुत लेवल से अपन तैयारी करेंगे। आपको साथ में जुड़े हुए रहना है, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है ना? चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे अपन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है डैनियल सेल। डैनियल सेल, और ये डैनियल सेल किसका एग्जाम्पल है? गैल्वनी सेल का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ गैल्वनी सेल। है ना? वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे डैनियल सेल क्या करता है। डैनियल सेल बेसिकली है तो विद्युत रासायनिक सेल का ही भाग, जो कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डैनियल सेल में विद्युत ऊर्जा से, मैं यहां पर लिख दूं क्या, ताकि अपन नीचे डैनियल सेल आराम से बना पाए। डैनियल सेल में रासायनिक ऊर्जा से
रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अब देखो, सबसे पहले आपको इसकी कंस्ट्रक्शन समझनी पड़ेगी, इसका निर्माण समझना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डैनियल सेल बनता कैसे। तो डैनियल सेल हम कैसे बनाएंगे बच्चों, हम लोगों को 2 कंटेनर लेने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? 2 कंटेनर लेने पड़ेंगे। मैं यहां पर 2 कंटेनर ले लेता हूं। एक कंटेनर मैंने ये ले लिया, यहां पर ले ले। ये एक कंटेनर मैंने ये ले लिया भाई साहब, ठीक है। इसको ऊपर से जो है अपन ये वाला हटा देते हैं, ये लो खुला कर दिया, ठीक है। और दूसरा कंटेनर अपन क्या करते हैं, दूसरा कंटेनर मैंने यहां पर ये ले लिया, ठीक है बच्चों। इसमें भी अपन इसको ऊपर से हटा देते हैं, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, हम एक कंटेनर के अंदर, एक पात्र के अंदर एक विलयन भरेंगे, और वो विलयन किसका होता है? जिंक सल्फेट का विलयन होता है बच्चों। किसका होता है? जिंक सल्फेट का विलयन होता है। तो मैंने यहां पर क्या भरना है? जिंक सल्फेट का विलयन भरना है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को पानी में घोलकर विलयन बनाना है, और उस जिंक सल्फेट के विलयन को यहां पर बनना है लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, ये क्या है यहां पर? ZnSO4, जिंक सल्फेट का विलयन है। AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, जलीय विलयन। अब देखो, इसके अंदर अपन क्या भरेंगे? इसके अंदर हम कॉपर सल्फेट का विलयन भरेंगे बच्चों। क्या भरेंगे? कॉपर सल्फेट का विलयन। CuSO4, और ये भी एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन, ठीक। अब जिंक सल्फेट वाले विलयन के अंदर हम एक रॉड डालेंगे, और वो होगी जिंक की। किसकी होगी मेरे प्यारे बच्चों? जिंक की होगी, ठीक है। जिंक सल्फेट के अंदर एक रॉड डालेंगे, और वो किसकी होगी बच्चों? जिंक की रॉड इसके अंदर हम डिप करेंगे। ये मैंने जिंक की रॉड को इसके अंदर डिप कर दिया। इसके अंदर हम लोग कॉपर की रॉड को डिप करेंगे। किसको करेंगे? कॉपर की रॉड को डिप करेंगे। ये मैंने क्या किया बच्चों? ये मैंने एक रॉड ली, ये किसकी है? कॉपर की रॉड, ठीक है। जिंक सल्फेट के विलयन के अंदर हमने जिंक की रॉड, जिंक रॉड है सॉलिड फॉर्म में, तो मैंने S लिख दिया। ये कौन है? कॉपर की रॉड है Cu, और मैंने लिख दिया S, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग? इन दोनों रॉड को हम लोग एक गैल्वेनोमीटर के माध्यम से आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे बच्चों? एक गैल्वेनोमीटर के माध्यम से आपस में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इस धातु की रॉड को गैल्वेनोमीटर के माध्यम से मैं यहां पर बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है। बीच में क्या लगा दूं मैं? गैल्वेनोमीटर लगा देता हूं, है ना। यहां पर आप गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हो, आप वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो। वो तो एक मापने की इकाई होती है, दिशा ज्ञात करने की इकाई होती है, वो विभवांतर मापने की इकाई वोल्ट मीटर लगा दो, धारा मापने की इकाई एमीटर लगा दो, ठीक है। हमने क्या किया? बेसिकली इन दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ दिया है, दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ दिया, ठीक। अब क्या करेंगे? अब अगला जो कंस्ट्रक्शन का अगला जो स्टेप है, हम लोग क्या करेंगे? यहां पर एक लवण सेतु लगाएंगे बच्चों। क्या करेंगे? एक लवण सेतु लगाएंगे। यहां पर एगर एगर जेल होता है, अभी बताएंगे आपको, ठीक है। हमने एक लवण सेतु क्या होता है, लवण सेतु के क्या महत्व होते हैं, सारी चीजें बहुत डिटेल में, उसके बाद अच्छे से न्यूमेरिकल्स। इस लवण सेतु के अंदर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भरते हैं, मतलब कि प्रबल विद्युत अपघटे भरते हैं, जैसे KCl या NaCl। इस प्रकार प्रबल विद्युत अपघटे क्या होते हैं? जो जल में मिलाने पर
पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाए। पूर्णतः आयनों में टूटने वाले विद्युत अपघटे को प्रबल विद्युत अपघटे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो हमने यहां पर लवण सेतु के अंदर क्या भरे बच्चों? प्रबल विद्युत अपघटे, प्रबल विद्युत अपघटे। और ये क्या है? ये बच्चों है लवण सेतु। क्या है बच्चों? लवण सेतु। इस लवण सेतु के यहां पर एगर एगर जेल लगाते हैं, एगर एगर जेल। ये लवण सेतु मुख्य रूप से इस सर्किट को, ये देखो अगर धारा चलेगी, मान लो यहां से धारा चली, यहां पर आके रुक गई, तो फिर सर्किट कंप्लीट नहीं ना। सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमने ये लवण सेतु लगाया। सर सर्किट कंप्लीट करने के लिए तो आप एक तार जोड़ देते तब भी सर्किट कंप्लीट हो जाता। हाँ हो जाता, लेकिन इस लवण सेतु के और भी महत्व है। ये इस पूरे सेल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने में मदद करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये लवण सेतु स्पेशली लगाते हैं, है ना। इसीलिए हम लोग ये लवण सेतु लगाते हैं। ठीक, ये हमने प्रक्रम कर दिया। जब ऐसा हम लोग डिजाइन कर देते हैं तब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तब क्या होता है? देखो जिंक, जिंक क्या करता है? देखो आप लोगों को अगर आप लोगों को सक्रियता श्रेणी याद है, आपने बचपन में पढ़ी है, तो आप लोगों को ध्यान होगा कि जिंक ऊपर होता है और कॉपर नीचे होता है। जिंक मोर एक्टिव एलिमेंट होता है, ज्यादा सक्रिय होता है। किसकी तुलना में? ज्यादा सक्रिय होता है किसकी तुलना में? कॉपर की तुलना में। कॉपर की तुलना में जिंक जो है ज्यादा सक्रिय होता है। आगे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है हम डैनियल सेल को कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे। उस श्रेणी के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से एलिमेंट्स ज्यादा एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ज्यादा सक्रिय तत्व होते हैं, कौन से कम सक्रिय होते हैं, सक्रियता किस पर निर्भर करती है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और जब आप लोग बहुत ज्यादा डीप पढ़ोगे तो आपको सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आएगा, आपको न्यूमेरिकल्स लगाने में मजा आएगा, आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करने में मजा आए, है ना। चलिए, तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिंक ज्यादा सक्रिय होने के कारण दो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है Zn, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और क्या बन जाता है? Zn सॉलिड। ये रॉड वाला जो Zn, अच्छा ये आपने विलियन भरा है ना। जब भी आप किसी लवण को पानी में घोलकर विलियन बनाते हो तो उस लवण क्या करेगा? उस पानी के अंदर आयनों में टूट जाएगा। तो इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे Zn2+ है और बहुत सारे SO4 है। बोलो बच्चों, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे कॉपर 2+ है और बहुत सारे SO4 है। अरे बोलो बच्चों, है ना। तो अब यहां पर क्या होता है? जिंक क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों त्यागता है और वो Zn2+ बन जाता है। ये वाला Zn2+ कहां से आया है? ये अब एक्वस में आ चुका है, जलीय विलयन में आ चुका है, लेकिन आया कहां से है? यहां से आया जो कि जिंक सॉलिड था पहले। ऐसे ही बहुत सारे जिंक 2-2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर इस विलयन में आते हैं, जिस कारण इस रॉड पर क्या आ जाते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। जिस कारण इस रॉड पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और ये रॉड क्या हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो एनोड होता है, ये वाला एनोड है। ये क्या है? एनोड है। और ये क्या है? कैथोड है। ये क्या है बच्चों? कैथोड है। अब ये एनोड क्यों है, ये कैथोड क्यों है, ये भी बात करेंगे हम। अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये ध्यान रखना, ये वाली रॉड ऋणात्मक होती है, ये वाली रॉड धनात्मक होती है। ये इलेक्ट्रॉन त्यागे और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर की हेल्प से कहां पर चले जाते हैं? इस सॉल्यूशन में चले जाते हैं।
और इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो कॉपर उपस्थित है, कॉपर 2+, वो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। कॉपर 2+, ये इसने क्या किया, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और क्या बना बच्चों, Zn2+, जो कि कहां गया, विलियन के अंदर गया, AQ लिख दूं, एक्वस, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए और यहां पर जिंक सॉलिड था। अब यहां क्या होता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं वही 2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 4 त्यागेंगे, 3 6 त्यागेगा। ये इलेक्ट्रॉन कहां आते हैं, इस विलियन में आते हैं, यहां पर मतलब कि इधर कॉपर सल्फेट वाले सेल के अंदर आते हैं। ये अर्ध सेल है, ये एक अर्ध सेल है, ये दूसरा अर्ध सेल है, इसमें आगे ये कॉपर 2+ आयन इलेक्ट्रॉन कितने ग्रहण करेगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो यहां पर ये कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कि इधर से आए और क्या बन जाता है, कॉपर बन जाता है सॉलिड। ये पहले क्या था, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर था कॉपर 2+। अब ये कॉपर, बहुत सारे कॉपर आयन कॉपर सॉलिड बन जाते हैं और ये कॉपर यहां पर आकर निक्षेपित हो जाता है, जमा हो जाता है कॉपर की छड़ पर। ठीक, और यहां पर जिंक लगातार इलेक्ट्रॉन त्याग कर विलियन के अंदर जाता है, इसीलिए ये वाली जो छड़ है, ये वाली छड़ पतली होती जाती है, ये वाली छड़ मोटी होती जाती है। अब आपको ध्यान से समझने वाली चीज है, मैं यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिख देता हूं, एनोड की परिभाषा। एनोड वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण हो, वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण हो, ऑक्सीकरण हो। दूसरी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं कैथोड की। तो ऑक्सीकरण किस पर हो रहा है, ऑक्सीकरण यहां पर हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण हो रहा है। और तो वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण हो वो क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। इसीलिए ये वाला क्या है, एनोड है, ये वाला क्या है, एनोड है। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बोलो भाई। इसीलिए ये वाला क्या है, एनोड है। कैथोड किसको बोलते हैं, वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन हो बच्चों। तो अब मुझे बताओ, अपचयन किस पर हो रहा है, अपचयन हो रहा है कॉपर पर। तो कॉपर क्या है, कैथोड है। अपचयन सर कैसे हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो अपचयन होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो ऑक्सीकरण। तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है इसलिए ऑक्सीकरण हो रहा है। इसीलिए यहां पर एनोड कॉपर है, सॉरी कैथोड कॉपर है और एनोड कौन है, जिंक है। बोलो भाई। अब आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, वो ट्रिक है बच्चों लॉन। अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि एनोड यहां पर नेगेटिव है, नेगेटिव, इस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ये ऋणात्मक बन जाता है, इस पर ऑक्सीकरण होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एनोड। प्लस और माइनस से नहीं देखेंगे, जिस पर ऑक्सीकरण, आज से आपको हमेशा याद रखना, जिस पर ऑक्सीकरण है वो एनोड, जिस पर अपचयन है वो कैथोड। बोलो, है ना, समझ में आ रही नहीं आ रही। अब बात करते हैं एक छोटी सी ट्रिक की, वो ट्रिक है बच्चा लॉन। लॉन का मतलब आपको याद रखना है, लॉन का मतलब, एल का मतलब लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड वाला, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा। हम लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, सिर्फ ये LOAN लेफ्ट साइड की। लेफ्ट साइड में एनोड होगा, ए का मतलब एनोड, और एन का मतलब वो एनोड कैसा होगा, नेगेटिव होगा। है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो कि जिंक ने त्यागे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस छड़ पर जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन लगातार इस ओर प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में मेरे प्यारे बच्चों क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा इस प्रकार डैनियल सेल में उत्पन्न होती है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अब ये लवण सेतु क्यों लगाया, ताकि ये सर्किट कंप्लीट हो सके, ये विद्युत परिपथ पूर्ण हो सके, है ना। और सर क्या विद्युत परिपथि आपको पूर्ण करना था तो आप एक तार लगा देते। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा,
कि जिंक बहुत सारे त्यागने के बाद यहां पर जिंक की सांद्रता विलयन के अंदर बढ़ जाएगी, और जिंक की सांद्रता इतनी बढ़ जाएगी कि और ज्यादा ये जिंक इस विलयन के अंदर, ये छड़ और ज्यादा विलयन के अंदर जिंक नहीं त्याग पाएगी। और जब जिंक नया नहीं त्यागेगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा इस पर, छड़ पर इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा तो सेल काम करना रुक जाएगा। कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्या करेगा, जिंक त्यागेगा ही नहीं तो ये ग्रहण कैसे करेगा, तो सेल काम करना बंद कर देगा। तो फिर यहां तो गड़बड़ हो जाएगी। तब लवण सेतु का काम है बच्चों, लवण सेतु क्या करता है, लगातार इसको न्यूट्रलाइज करता रहता है। यहां पर इस लवण सेतु में जो ये ऑक्सीकरण वाला सेल है, इसके अंदर Cl- आता है, KCl। आप KCl या NaCl दोनों में से कोई भी ले सकते हो, KCl या NaCl दोनों में से कोई भी ले सकते हो। जैसे आपने KCl लिया तो Cl इधर आएगा और K इधर जाएगा, K+। तो क्या होगा, ये Cl इधर आकर ये जितने भी Zn2+ एक्स्ट्रा आए हैं, एक्स्ट्रा कहां से आए हैं, जिंक की छड़ से, उनके साथ में अभिक्रिया करके ZnCl2 बना देता है। क्या बना देता है बच्चों, ZnCl2, जिंक क्लोराइड बना देता है। तो अधिक प्लस आए हैं वो न्यूट्रलाइज हो गए हैं। और वैसे ही यहां पर कॉपर तो वहां पर चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है, कॉपर तो इस छड़ पर निक्षेपित हो रहा है, तो जिसके कारण सल्फेट आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी विलयन में। सल्फेट आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो ये K क्या करता है, SO4 के साथ में अभिक्रिया करके K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बना देता है। इस प्रकार ये लवण सेतु विद्युत उदासीनता बनाए रखने में कार्य करता है। अभी अपन लिखेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, राइट। चलिए मैं आप लोगों को एक बार ब्रीफ में पूरा वापस बता देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डैनियल सेल की कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, 2 कंटेनर लेने हैं बच्चों। एक कंटेनर के अंदर जिंक सल्फेट भरना है, दूसरे के अंदर कॉपर सल्फेट भरना है। जिंक सल्फेट वाले विलयन के अंदर जिंक की रॉड को डिप करना है, डुबाना है। कॉपर सल्फेट वाले विलयन के अंदर कॉपर की रॉड को डुबाना है। इन दोनों छड़ों को आपस में गैल्वेनोमीटर के माध्यम से जोड़ देंगे। गैल्वेनोमीटर धारा का विक्षेप बताता, अगर धारा इस ओर प्रवाहित हो रही है तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो सुई है वो बच्चों ऐसी हो जाएगी, ये धारा के विक्षेप को दर्शा रहा है, ठीक। तो यहां पर बीच में अपन एक लवण सेतु लगा देंगे जो कि विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। क्या होगा, जिंक ज्यादा सक्रिय तत्व होने के कारण इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये Zn2+ बनेगा और ये Zn2+ कहां पर आ जाएगा बच्चों, विलयन में आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस छड़ पे आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन तार के माध्यम से होते हुए इस विलयन के अंदर जाएंगे। इस विलयन में पहले से कौन मौजूद है, कॉपर आयन, जो कि इस इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड बन जाएगा। तो इस सेल पर तो क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं और Zn2+ बनाया। इस अर्ध सेल, ये दोनों अर्ध सेल कहलाते। इस अर्ध सेल पर कॉपर आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और कॉपर सॉलिड बन गया, जो कि कहां पर जमा हो जाता है, छड़ पर जमा हो जाता है, छड़ पर जमा हो जाता है। अब आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि LOAN लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होता है सर ऑक्सीकरण, और एनोड जो है नेगेटिव होता है। इसका एनोड लेफ्ट साइड होगा और लेफ्ट साइड एनोड होगा, और वो क्या होगा, माइनस होगा। ये माइनस होगा तो ये वाला प्लस होगा। तो कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस प्रकार आप इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, सेल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला जो सेल होता है बच्चों, ये वाला जो सेल होता है, इसको अर्ध ऑक्सीकरण सेल, अर्ध ऑक्सीकरण सेल बोलते हैं। और ये वाला जो सेल होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको अर्ध अपचयन सेल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस पर अपचयन हो रहा है, इसके इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है, इसके इलेक्ट्रोड पर बच्चों ऑक्सीकरण हो। इस प्रकार डैनियल सेल का कंस्ट्रक्शन होता है। अब हम लोग डैनियल सेल की अभिक्रियाएं लिखेंगे, आप लोगों को ध्यान से समझनी है। मैं यहां पर लिख रहा हूं
डैनियल सेल पर होने वाली अभिक्रिया है। एक एक चीज मैं पढ़ाऊंगा, एक चीज भी स्किप नहीं करेंगे, सारी डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। आपको और कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। आप क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लगाएं अपनी डीपीपीज के, शीट्स के, बुक्स के। आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो आप नरेंद्र अवस्थी किताब लगा सकते हो, बहुत अच्छी किताब है ना। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फॉलो करो। आप ये नोट्स पढ़ने के बाद भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी के बीच वाले क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के चैप्टर के पीछे दिए हुए क्वेश्चंस, है ना, और डीपली स्टडी करो। पूरी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस और नीट के लिए, है ना। चलिए, बोर्ड के पर्पज से तो आसान क्वेश्चन आते हैं। वैसे डैनियल सेल पर होने वाली अभिक्रियाएं, अगर मैं बात करूं एनोड पर तो एनोड पर क्या होता है बच्चों? ऑक्सीकरण होता है। और अभिक्रिया क्या होगी? अभिक्रिया ऐसी होगी मेरे प्यारे बच्चों, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और Zn2+ बन गया, और ये Zn2+ कहाँ चला जाता है? विलियन में चला जाता है, इसीलिए मैं AQ लिख रहा हूं, और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अब कैथोड पर क्या होने वाला है मेरे बच्चों? कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। अभिक्रिया आप लोग बताओगे क्या हुआ था कैथोड पर? कॉपर ने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं वो ग्रहण किए, और क्या बन गया? कॉपर सॉलिड बन गया, जो कि छड़ पर जमा हो जाता है। जिंक की छड़ पतली होती है और कॉपर की छड़ मोटी होती जाती है। ये कैथोड और एनोड पर। अब अपन लिखेंगे सेल अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रियाओं को हम जोड़ेंगे ना तो सेल अभिक्रिया लिखते हैं। तो सेल अभिक्रिया लिखेंगे ना बच्चों, तो इनको जोड़ेंगे। आपको ध्यान रखना है, क्रॉस में चीजें कटती है, ऊपर नीचे चीजें जुड़ती है। इन दोनों अभिक्रियाओं को अपन जोड़ेंगे तो सेल अभिक्रिया। आपको ध्यान रखोगे, क्रॉस में चीजें कट जाती है, मतलब तीर के निशान के इधर वाली चीज तीर के ऊपर वाले तीर के निशान के उधर वाली चीज से कटे, और ऊपर नीचे अगर है, जस्ट ऊपर नीचे, तो वो जुड़ जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे जिंक सॉलिड प्लस, ये कॉपर कहां था? एक एक्वस में था, Cu2+, एक्वस, तीर का निशान Zn2+, ये आयन विलियन में चला गया, और ये कॉपर ठोस बन के छड़ पर जमा हो गया, Cu सॉलिड। ये अभिक्रिया कहलाएगी सेल अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं सेल निरूपण की। किसकी बच्चों? सेल निरूपण की। सेल को निरूपित कैसे करते हैं? सेल को निरूपित ऐसे करेंगे कि पहले हम एनोड लिखेंगे, यहां पर बीच में 2 ऐसे स्लैश 2 डंडे लगाएंगे, और फिर लिखेंगे कैथोड। ठीक है, तो एनोड पर क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। कैसे हुआ है? पहले था जिंक, और फिर क्या बन गया है? Zn2+। इलेक्ट्रॉन वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, तो डंडा लगाएंगे, और जिंक से क्या बन गया है? Zn2+ बन। फिर लगाएंगे लवण सेतु। ये 2 डंडे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लवण सेतु को। समझ रहे हो? आपको समझते रहना है। 2 डंडे लगाए। फिर क्या था? पहले कॉपर आयन, जो कि क्या था? किसमें था? एक्वस में था, और किसमें बदल गया? कॉपर सॉलिड में बन गया। आप चाहो तो इस सब में लिख सकते हो कि यहां पर क्या था? सॉलिड था, यहां पर एक्वस था, यहां पर ये एक्वस विलियन में था, जो कि सॉलिड बन गया। इस प्रकार सेल का अपन क्या करते हैं? निरूपण करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो होपफुली आप चीजों को समझ पा रहे हो अच्छे से। अगर चीजें आप लोग समझने लग जाओगे तो आप लोग बहुत अच्छा कर पाओगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। आपको कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा। आप थ्योरी अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चंस लगाएं, सबसे जरूरी है आप क्वेश्चंस लगाएं। ठीक, बोलो भाई। तो इस प्रकार आप लोग सेल का निरूपण करते हैं, है ना। तो ये डैनियल सेल के अंदर एक कंटेनर
जिसमें जो रॉड लगी है जिस पर ऑक्सीकरण होता है, इस पूरे अर्ध सेल को अर्ध ऑक्सीकरण सेल और इस पूरे अर्ध सेल को अर्ध अपचयन सेल कहते हैं। एनोड और कैथोड किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण हो उसे एनोड बोलेंगे, क्योंकि यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है इसीलिए हमने एनोड बोला, माइनस प्लस से हम नहीं देखेंगे। कैथोड किसे बोलते हैं? जिस पर अपचयन हो, यहां पर अपचयन। सर ऑक्सीकरण और अपचयन आपको कैसे पता चला? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन होता है। तो ये डैनियल सेल की कंस्ट्रक्शन होपफुली आप समझ गए हो। ये जिंक की छड़ पतली होती जाती है, कॉपर की छड़ मोटी होती जाती है। सक्रियता श्रेणी के अंदर दो तत्वों का ए और बी सी डी का अगर अपन कंपैरिजन करें तो जो ऊपर आता है सक्रियता श्रेणी के अंदर, जो ज्यादा सक्रिय एलिमेंट है, जो ज्यादा सक्रिय एलिमेंट है, दो का कंपैरिजन करें, जैसे ए और सी का कंपैरिजन किया मैंने, तो ए को हम लोग जो ज्यादा सक्रिय उसको हम लोग एनोड बनाएंगे और जो कम सक्रिय उसको हम लोग कैथोड बनाएंगे। आगे मैं आप लोगों को सक्रियता श्रेणी पढ़ाऊंगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, सेल इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो हमने निर्माण पढ़ा, फिर हम पढ़ेंगे ये माइनस हो गया छड़ और यहां पर माइनस की सांद्रता बढ़ गई और इस विलयन के अंदर प्लस की सांद्रता बढ़ गई, सीधी सी बात है। तो जब प्लस और माइनस ध्रुवण हो गया तो इस सेल का एक विभव उत्पन्न हो जाएगा, इस अर्ध सेल का एक विभव उत्पन्न हो जाएगा जिसे इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। और इसी प्रकार, या फिर अर्ध सेल का विभव बोलेंगे। इसी प्रकार इस अर्ध सेल, क्योंकि यहां से प्लस जा रहा है ऊपर, तो यहां पर माइनस की सांद्रता बढ़ जाएगी, ऊपर प्लस की सांद्रता बढ़ गई, इसीलिए यहां पर ध्रुवण होने के कारण इसका भी एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। इसको अर्ध अपचयन विभव या फिर इलेक्ट्रोड अपचयन का विभव बोलेंगे। इन दोनों ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव का जो अंतर आएगा यहां पर V, जो इन दोनों का अंतर आएगा उसको हम सेल विभव बोलेंगे। ठीक है, ये अभी नहीं समझना है, मैंने आपको बोल दिया, आप लोग भूल जाओ इसको। ठीक है, अभी नहीं समझना है, हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, लिखेंगे बकायदा हेडिंग लगाकर और आपको लिखवाएंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन समझनी है कि डैनियल सेल का हमने निर्माण कैसे किया है, तो होपफुली आप डैनियल सेल के निर्माण को अच्छे से समझ पाए हो, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा लवण सेतु के महत्व। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज के महत्व। लवण सेतु के क्या महत्व होते हैं? ठीक है बच्चों, अब देखो लवण सेतु, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। मैंने ये जिंक सल्फेट वाला सॉल्यूशन, ये कॉपर सल्फेट, इन दोनों के अंदर मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिया और इसको मैंने गैल्वेनोमीटर के माध्यम से जोड़ दिया। और यहां पर मैं क्या लगा देता हूं, अलग पेन से लिख देते हैं अपन, ये अपन ने जो है लवण सेतु लगा दिया, ये लवण सेतु लगा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या भर दिया, KCl भर दिया। अब लवण सेतु क्या कर रहा है, एक तो विद्युत परिपथ को पूर्ण कर रहा है, तो मैं पहला लिख देता हूं लवण सेतु विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। और दूसरा क्या करता है, ये इसके अंदर जिंक की सांद्रता बढ़ गई थी ना, तो जिंक की सांद्रता बढ़ने के कारण ये Cl आकर जिंक से अभिक्रिया करके ZnCl2 बना। जितने जिंक प्लस एक्स्ट्रा आए, कहां से, इस छड़ से जो आए, उनको ये उदासीन कर देता है। वैसे ही यहां पर SO4-2 बढ़ गया, क्यों, क्योंकि Cu2+ ऊपर चला गया, छड़ पर चला गया, तो पीछे SO4 आयन की सांद्रता ज्यादा हो गई। तो ज्यादा जो SO4 बढ़ गए, पहले तो कॉपर और सल्फेट बराबर थे, इसके अंदर जिंक और सल्फेट बराबर थे, जितने Zn2+ थे उतने ही SO4 थे। लेकिन जैसे ही जिंक यहां से आने लगा तो जिंक की सांद्रता बढ़ गई, SO4 की सांद्रता कम होने, तो बढ़ने के कारण इसमें धनात्मक आवेश आ गया पूरे विलयन में, मतलब उदासीनता का गुण नष्ट होने लगा। तो ये Cl क्या करता है, जो Zn एक्स्ट्रा बना है उसके साथ में अभिक्रिया करके क्या बना देगा, ZnCl2। तो अब ये उदासीनता बनी रहेगी।
इसके अंदर जितने कॉपर ऊपर गए उतने ही SO4 के साथ में ये K+ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, K2SO4 बना देगा। तो विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। तो दूसरा क्या लिखेंगे अपन, सेल में विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है, लवण सेतु। तो होपफुली आपको लवण सेतु के महत्व और डैनियल सेल का कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट अपन सेल विभव के बारे में डिस्कशन करेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये सारी चर्चाएं अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। होपफुली आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझोगे, साथ साथ अच्छे से नोट्स बनाओगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।